अब मंत्रिमंडल के मुखिया सम्राट चौधरी समझ रहे हैं या फिर उन 5 दल के नेता समझ रहे हैं। कई जातियों के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरी जाति का कोई विधायक होता, उसके बाद मंत्री होता, लेकिन इसके सामंजस्य में थोड़ी कमी नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी सच में 33% महिलाओं का ख्याल रखती है। कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये बातें आपको अच्छी तरह से पता है, और कमल बड़ी मजबूती के साथ खिल भी रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्पेशल स्टोरी आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं, और स्पेशल स्टोरी खास करके इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब 24 घंटे हुए हैं मंत्रिमंडल के लोगों के शपथ के बाद, मंत्रालय बांटने के, और इसके बाद से पूरे बिहार भर में बवाल शुरू हो चुका है। 28 जिलों में से कई जिलों को इस मंत्रिमंडल के गठन में शायद उचित नहीं समझा गया, या फिर वहां ऐसे लोग नहीं थे, ऐसे विधायक नहीं थे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके। इस बात को लेकर के उन जिलों में काफी नाराजगी है। खैर, बात हम ये करने नहीं आए, हम बात ये करने आए हैं कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार हुआ पिछले 20 वर्षों में, तो नीतीश कुमार ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने भी एक बहुत ही बैलेंस मंत्रिमंडल का गठन किया है। इसमें कई अनुभवी, युवा और महत्वपूर्ण लोगों को जगह दी गई है, जिनका एक अपनी अलग पहचान रही है। कई मंत्रालयों में बेहतर काम करने का उनका एक टेन्योर भी रहा है। नीतीश कुमार जिन पर भरोसा करते थे उन पर तो भरोसा किया ही है, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हों या अन्य सहयोगी दल के कोटे से हों, कई लोगों को मौका दिया गया है। हालांकि इस मंत्रिमंडल को लेकर के, इसके गठन के बाद और विभागों के बंटवारे के बाद सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। असल बवाल तो अब शुरू होना है, क्योंकि सम्राट मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी और बाकी के 5 घटक दल बैठ करके जो आपस में मंत्रणा किए, उसके हिसाब से अपने अपने दल से नाम प्रस्तावित किए गए और वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। सीएम बनने के 22 दिन के बाद, यानी कि सीएम बनने के बाद 22 दिन लग गए इस मंत्रिमंडल को सेलेक्ट करने में। तो निश्चित रूप से जब एक लंबा समय लिया गया तो मंत्रिमंडल का स्वरूप बेहतर होगा, और ये बात अब मंत्रिमंडल के मुखिया सम्राट चौधरी समझ रहे हैं या फिर उन 5 दल के नेता समझ रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या समझती है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ जातीय जनगणना के बाद जो सबसे बड़ी जातियों का समूह है वो था ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इस वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, और इस वर्ग से कहीं ना कहीं ईबीसी की तरफ से जिन लोगों को शामिल किया गया है उसकी संख्या 37 है। इसके बाद कुल विधायकों की संख्या 37 होने के बाद जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें मंत्रिमंडल में जो हिस्सेदारी मिली है वो इस अनुपात में नहीं मिली है। कहा यह जा रहा है कि इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो मात्र 7 है। तो ऐसी स्थिति में ये समाज जो है अपने लोगों को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। खास करके इसमें से कुछ ऐसी जातियां हैं जिसको मौका दिया गया है, जैसे चंद्रवंशी को मौका दिया गया है, मल्लाह दो हैं। तो इसको ये कहने का मतलब ये बन रहा है कि बाकी की जो जातियां छूट गई हैं या जो जाति अब तक प्रतिनिधित्व नहीं पाई है, उनको कौन देगा, उनको मौका कौन देगा। कई जातियों के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरी जाति का कोई विधायक होता, उसके बाद मंत्री होता, लेकिन इसके सामंजस्य में थोड़ी कमी नजर आई है। सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ मुस्लिम समाज भी एक तरह से नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा तवज्जो देता रहा है। उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी उनके तरफ उसका ध्यान रहा है। एकमात्र जमा खान जीत करके आए और इनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है, जो पहले से भी आपने देखा होगा 2020 से लगातार, जब ये बीएसपी से जीत करके आए थे उसके बाद से लगातार कंटिन्यू करते रहे और हर मंत्रिमंडल में ये शामिल होते रहे हैं। इसके बाद महिलाओं को, जबकि आपको पता होगा कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने का जो बिल था वो लोकसभा में तो नहीं पास हो पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक शुरुआत करनी चाहिए थी। महिलाओं को अधिक प्रश्रय देकर के अपने हिसाब से कम 33% दे सकते थे, जिससे कि ये संदेश जाता कि भारतीय जनता पार्टी सच में 33% महिलाओं का ख्याल रखती है। लेकिन वहां भी मात्र 5 महिलाओं को जगह दिया गया। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग से 11 लोगों को
मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और ये सबसे बड़ा कुनबा है, क्योंकि इसी वर्ग से मुख्यमंत्री भी आते हैं और एक उप मुख्यमंत्री भी आते हैं। लेकिन ऊपर के जो पोस्ट है, पद है, वो पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। अति पिछड़ा वर्ग अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हाँ, सवर्णों को जरूर बेहतर मौका दिया गया है और 9 सवर्णों को, अति पिछड़ा से भी ज्यादा 9 सवर्णों को इसमें मौका दिया गया है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है और कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी ये बात समझती है कि सवर्ण उनको अच्छे खासे तादाद में वोट करते हैं और यही कारण है कि 9 सवर्णों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्लान जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं सवर्णों को एक बूस्टर जरूर दे सकता है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी कमी रह गई है, जिसकी चर्चा मैंने मंत्रिमंडल के गठन से पहले भी किया था और उसके बाद भी किया था। मैंने कहा था कि क्या किसी कायस्थ को सिर्फ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देने से क्या पूरे समाज का कल्याण हो जाएगा? कायस्थ समाज से एक भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, छोटे कुनबे में जरूर है, 1% के आसपास हैं, लेकिन इंतजार जरूर बिहार की जनता कर रही थी और खास करके कायस्थ समुदाय कर रहा था कि एक मंत्री उनके खेमे से जरूर आएगा। अब बांकीपुर की बात कर लें तो बांकीपुर में किसको मौका मिलता है? निश्चित रूप से एक मजबूत कायस्थ नेता को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। आपने नाम भी सुना होगा, कई लोगों ने इस पर कई नाम सुझाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता 2025 का कायस्थ समाज में कौन है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार हमने आपको बताया भी है कि जब सारे कायस्थ नेता कुम्हरार से भगा दिए गए थे तो एकमात्र रणवीर नंदन ने खूंटा गाड़ करके और यह कहा था कि कायस्थों को बहुत कुछ मिलेगा, जिसका नतीजा आपके सामने है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि कौन होता है कायस्थों के तरफ से जो बांकीपुर में चुनाव लड़ता है। नितिन नवीन किसको पसंद करते हैं, कौन ये किला जो है बरकरार रखेगा, ये सारी परिस्थितियां, सारी चीजें, और कायस्थ समाज से क्या मंत्रिमंडल में एकमात्र सीट जो बची हुई है 36 में से 35 तो मंत्री बन गए हैं, एक बचा हुआ है, क्या उसके लिए कोई कायस्थ नेता का नाम सुझाया जा रहा है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि जून जुलाई में विधान परिषद का भी चुनाव होना है, उसमें भी तैयारी चल रही है, उसमें भी किसी कायस्थ को एमएलसी बना करके और दिया जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। संजय मयूख का नाम भी चल रहा था, लेकिन संजय मयूख का टेन्योर पूरा हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि संजय मयूख को अब दिल्ली की राजनीति कराया जाएगा। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक जगह खाली थी, सवर्णों में भी, सब में बैलेंस रहा है। ब्राह्मणों को 2 ब्राह्मण इसमें आए हैं, राजपूतों को भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है, हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ब्राह्मण नाराज हैं। भूमिहारों को इसमें मौका दिया गया है, 3 भूमिहार शामिल किए गए हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो पता ही आपको कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और उसमें भी बड़ा खेल चल रहा है, बहुत तरह की बातें हैं। भूमिहार समाज जो है, ये चाहे वो पत्रकार हों, डॉक्टर हों, किसी भी पेशे में हो, लेकिन भूमिहार समाज की नाराजगी काफी है। उनका मानना यह है कि उनके जो मजबूत नेता हैं उनको काटने की, पीछे करने की, बैक सीट पर बेंचर बनाने की कोशिश की जा रही है। इंजीनियर शैलेंद्र और विजय सिन्हा मंत्रिमंडल में जगह पाए हैं, मंत्रालय को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इन सबसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कृषि विभाग सबसे बड़ा विभाग है, ये बात अच्छी तरह से आप भी जानते हैं कि बिहार में जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा उसके पास है। बस सिर्फ उस विभाग में बेहतर काम करने की जरूरत है और शायद विजय सिन्हा का जो टसन रहा है काम करने का, वो इसमें बेहतर उनको जरूर मौका देगा, अवसर देगा और देखना होगा कि क्या कुछ करके वो आते हैं। कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये बातें आपको अच्छी तरह से पता है और कमल बड़ी मजबूती के साथ खिल भी रहा है, खाद पानी भी उसको पूरा मिल रहा है। ऐसे में राजपूत की बात करें तो राजपूतों का हमने बताया, ब्राह्मण भी 2 शामिल किए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड में ब्राह्मणों की क्या दुर्गति है वो तो आपको अच्छी तरह से पता है, कोई पूछने वाला नहीं है ब्राह्मणों को। एक ही ब्राह्मण वहां रह सकते हैं और वो है संजय झा, बाकी सारे ब्राह्मणों को आपको पता है कि क्या स्थिति है। तो ब्राह्मण कभी ऊपर नहीं आ सकता है, यहाँ ये भी बात तय है। तो ऐसे में ब्राह्मणों को अपना वोटर मानती है भारतीय जनता पार्टी, उसने जगह दिया है। बाकी लोगों के पास उस स्थिति नहीं थी। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी में भी अवेटेड था कि राजू तिवारी को एक ब्राह्मण है जिनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला। खैर, अब जो वर्तमान स्थिति बनी है राजपूतों की, तो राजपूतों में हमने आपको बता ही दिया कि कई लोगों की नाराजगी रही है। भूमिहार समाज भी, जदयू से भी नाराजगी उनकी रही है और भूमिहार समाज को पूरे मंत्रिमंडल के गठन में जो ऊपर नीचे हुआ है उसको लेकर के नाराजगी है।
खैर इन सभी बातों की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि जिन जिन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिला है उसमें सबसे आगे, सबसे ज्यादा अगर कोई है तो मिथिलांचल है। मिथिलांचल से 7 मंत्री बनाए गए हैं, तो वहीं मगध में भी 5 मंत्री बनाए गए हैं। 5 मंत्री बनाने के बाद अब बात करें तो तिरहुत, इसमें 6 जिला आते हैं और 6 मंत्री बनाए गए हैं। अंग प्रदेश में जो भागलपुर बांका के क्षेत्र से आता है उसमें से 6 मंत्री बनाए गए हैं। कोसी से 2 हैं, शाहाबाद से 2 हैं, चंपारण से 1 हैं, सारण से 2 हैं और सीमांचल के क्षेत्र से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। पूर्णिया और सुपौल दोनों को शामिल किया गया है। कटिहार अभी भी इंतजार कर रहा था, कटिहार में भी कई लोग इंतजार कर रहे थे और एक बहुत अच्छे नेता, लोकसभा तो हार गए लेकिन विधानसभा में उनको मौका मिला और जीत करके आए थे दुलाल चंद गोस्वामी, जिन्होंने सांसद रहते हुए भी अपने क्षेत्र में जो काम किया था उसकी आज भी चर्चा होती है। विधायक रहते हुए जो काम उन्होंने किया था उसकी भी चर्चा होती है। एक बार फिर उनको मौका मिला है, अगर उनको कोई मंत्रालय मिल गया होता तो अपने क्षेत्र के विकास में और बिहार के विकास में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती थी। खैर उसको उनको भी नहीं मिला है। शेखपुरा जिले को इससे वंचित रखा गया है, मंत्रिमंडल में शेखपुरा जिला नहीं है। अरवल, औरंगाबाद ये 2 जिला ऐसे हैं, वहां भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अब इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं, गुस्सा भी हो सकता है, नाराजगी भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मत नहीं दिया था, उसके अगेंस्ट में वोट किया था। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। इसके अलावा रोहतास और बक्सर की बात करें तो बक्सर भी वही जिला है जहां से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। मिथिलेश तिवारी वहां से हार गए थे चुनाव 2024 में और वहां राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी, तो इसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी हो सकती है। हालांकि आनंद मिश्रा वहां तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन मिथिलेश तिवारी सब पर भारी पड़े और उन्होंने जिस तरह से अपना पूरा जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कर दिया है और एक आम कार्यकर्ता से ऊपर की सीढ़ी तक आए हैं वो, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी जीवन हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको आरएसएस से लेकर के और बिहार के विकास में, बिहार भारतीय जनता पार्टी के संगठनिक ढांचे को सुदृढ़ रखने में उनकी क्या भूमिका रही है ये सबको अच्छी तरह से पता है। बात हम सीमान की करें तो इस क्षेत्र से भी जो रिजल्ट मिला उसके हिसाब से, हालांकि मंगल पांडे इसी क्षेत्र से थे, लंबे समय से वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विधानसभा का उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। बांका की बात हमने बताया, खगड़िया की बात हमने बताया, तो खगड़िया से एक उम्मीदवार तो जरूर मैदान में है, उनकी भी चर्चा हो रही थी लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला गया है। बात करें हम तो कटिहार और सीतामढ़ी जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, यहाँ से भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। कई क्षेत्रों को 2-2, 3-3 मिले हैं। वैशाली में आप देख लीजिए तो एक संजय सिंह है और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं दीपक प्रकाश। इन सारी चीजों को लेकर के जातीय समीकरण के आधार पर भी अगर देखें तो जो मंत्रिमंडल बनाया गया है उसमें अपने हिसाब से सम्राट चौधरी ने कोशिश किया है जातीय समीकरण के साथ सब कुछ साधने का, लेकिन चूंकि 243 विधायकों वाले इस विधानसभा में 36 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, सबको एकोमोडेट करना है, उसको लेकर के सम्राट चौधरी ने एक बहुत ही बेहतर सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। विभागों के बंटवारे में भी बहुत स्मार्ट इस बार डिसीजन लिया गया है। सम्राट चौधरी के पास वो सभी विभाग लगभग हैं जो नीतीश कुमार के पास थे। विजय सिन्हा को कृषि दिया गया है। इसके बाद रामकृपाल यादव सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं। ये विभाग आपको पता है कि पहले जदयू के खाते में था, इस बार इधर स्विच किया गया है क्योंकि केंद्र में भी सहकारिता विभाग अमित शाह के पास है और उनके करीबियों में से एक है। नीतीश मिश्रा एक बार फिर से, जैसा कि हम पहले आपको बताते आ रहे थे, मिलना तो इनको उद्योग भी चाहिए था, लेकिन नगर विकास और इनको मिला है। इसके साथ साथ सूचना प्रावैधिकी इनको मिला हुआ है। ये 2 विभाग काफी महत्वपूर्ण भी हैं। खास करके अगर नगर विकास की बात करें तो इसका बहुत बड़ा दायरा है। क्या कुछ करते हैं नीतीश मिश्रा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी वही हैं और आपको पता है कि उनके योग्यता को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से यूज कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत रही है कि योग्य लोगों को उनके भीतर का जो पोटेंशियल है उसे निकालने में काफी कुछ मेहनत करती है।
इसके बाद केदार गुप्ता, एक बार फिर से मौका उनको मिला है, उपचुनाव जीत करके आए थे, पत्थर पे दूब खिलाया था। दिलीप जायसवाल, इनको भी मौका मिलना था, जाति के कारण भी, और चूंकि ऊंचे पद पे रहे हैं। श्रेयसी सिंह, एक बार फिर से मौका मिला है, उद्योग भी मिला इनको और खेल भी मिला है। उद्योग में चूंकि नया पोटेंशियल की जरूरत थी, युवा की जरूरत थी, उद्योग लाने की बात थी, तो उसके लिए श्रेयसी सिंह को इसमें दिया गया। मिथिलेश तिवारी, शिक्षा के क्षेत्र में इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अब देखना होगा कि जो सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्र रहा है यही रहा है, कितना काम करते हैं। प्रमोद चंद्रवंशी को एक बार फिर से मौका मिला है। लखेंद्र पासवान है, संजय सिंह टाइगर, इनको भी उच्च शिक्षा और विधि मिला है। देखना होगा कि इसमें वो क्या करते हैं। उच्च शिक्षा का भी स्तर जो आपने देखा होगा बिहार में चर्चा का विषय रहा है और इसको लेकर के काफी सवाल खड़े होते रहे हैं। निशांत पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, इनको स्वास्थ्य दिया गया है, जो कि आपको पता है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी काफी चर्चाएं होती रही हैं। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये तीन आम लोगों की जरूरत है। इसमें बेहतर काम कीजिएगा तो आम लोगों तक आप पहुंचिएगा। उद्योग विभाग के मंत्री रहते हुए जिस तरह से डिसीजन लिया था नीतीश मिश्रा ने, जिसके कारण आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था, ये सभी बातें आपको पता है कि उन्होंने 10-10 हजार रुपए का एक स्कीम बनाया था, वो काफी हिट रहा और जिसके कारण कहा जाता है कि बिहार में लोगों ने एनडीए गठबंधन को जम करके वोट दिया। रमा निषाद, एक बार फिर से उनको पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग मिला है। अरुण शंकर प्रसाद, ये भी काफी शांत, सौम्य और अपने काम पर फोकस रखने वाले मंत्री हैं। श्रम संसाधन के साथ साथ प्रवासी और युवा रोजगार के मामले में, कौशल विकास के मामले में इनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं। इसके अलावा बाकी सब एज यूजुअल है। अशोक चौधरी को एक बार फिर से प्रमोशन किया गया, डिमोशन किया गया, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से लेसी सिंह को प्रमोट किया गया है, ये कहीं ना कहीं भवन निर्माण विभाग उनको दिया गया है। और इससे पहले आपको पता होगा कि भवन निर्माण मंत्री कभी अशोक चौधरी भी हुआ करते थे। सुनील कुमार, ग्रामीण कार्य दिया गया, ये भी बड़ा विभाग है। इसके अलावा बुलो मंडल शामिल हुए हैं, बुलो मंडल को भी दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि कुशवाहा समाज से जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें श्री भगवान कुशवाहा हैं, इनको योजना एवं विकास विभाग दिया गया है। इसमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और देखना होगा कि इसमें किस तरह से वो योजना बना करके बिहार के विकास में अपनी योग्यता और भूमिका रखते हैं। संजय सिंह, इनको फिर से इनका वही पुराना विभाग मिला है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। गन्ना मंत्री थे संजय पासवान, उनको फिर से गन्ना मंत्री बनाया गया है। संतोष सुमन, जिस तरह से लघु जल संसाधन के मंत्री थे, उनको वही दिया गया है। और पंचायती राज मंत्री बनाए गए हैं दीपक प्रकाश। ये सभी कुछ आपने देखा होगा। और इस पूरे माहौल को देखने के बाद एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद 24 घंटे के अंदर ही विरोधाभास शुरू हो चुका है, इस मंत्रिमंडल को फिर से रीशफल करने की जरूरत है, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। और खास करके 2029 के चुनाव को लेकर के अगर देखा जाए तो ये 1 दर्जन के आसपास जिले हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लोग समझते हैं इस बात को कि चूंकि दायरा जितना है उसी हिसाब से रखा जा सकता है, हालांकि इसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता था, लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार है तो सबको खुश करना और सबको अपने हिसाब से करवाना ये संभव नहीं होता है। आगे आने वाले समय में बिहार की जनता का फैसला क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और सम्राट चौधरी का ये मंत्रिमंडल, जिसे कहा जाता है कि अब तक का सबसे बेहतरीन मंत्रिमंडल है और ये बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने में बहुत काम करेगा। हमारी नज़र बनी हुई रहेगी, हर विभाग का हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मंत्रिमंडल में मंत्रियों का कार्यभार संभालने का कार्य जारी है। कई लोगों के पास मैं भी मिला था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी भी होगी। कई लोगों ने मुझे बुलाया भी था, उनसे भी जाकर के मिले। बिहार के बेहतर भविष्य और बिहार में बेहतर काम करने के लिए मैंने लोगों से बात भी किया था, कई लोगों को आशीर्वाद भी दिया है। आगे देखना दिलचस्प ये होगा कि कैसे बिहार के विकास में ये लोग योगदान करते हैं। इन सभी मंत्रियों से अपेक्षाएं बहुत हैं बिहार की जनता को और मुझे भी अपेक्षा है। अगर बेहतर काम करेंगे तो उनका हम उसको भी दिखाएंगे, अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप इतना मान के चलिए कि मिलना जुलना, दोस्ती दुश्मनी ये अलग चीज़ है, लेकिन हम अपने कार्य जो हमारी पत्रकारिता है सच दिखाने का, वो हम हमेशा जारी रखेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।